तो इस वक्त हमारे साथ आईपीएस राजेश पांडे, एक मशहूर हस्ती हैं। राजकमल प्रकाशन, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि एक खूबसूरत किताब वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया कि तमाम जो पुलिस वाले हैं जब रिटायर होते हैं तो बुक लिखते हैं, लेकिन राजेश पांडे जी ने अगर किताब लिखी है तो ये पढ़ना हम जैसे क्राइम रिपोर्टर के लिए भी मतलब खुशकिस्मती की बात है, इस वजह से कि दूसरे सोर्सेज से स्टोरीज मिलती है, लेकिन एक पुलिस वाला ही अगर ऐसी स्टोरीज बताए जो कभी हेडलाइंस बनी तो वो जानना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। शायद ही यूपी का कोई शहर हो जहाँ पर राजेश पांडे जी की पोस्टिंग ना हुई हो और आईजी बरेली रिटायर हुए। दो चीज़ें शुरू करने से पहले, इनसे बातचीत करने से बताना चाहूँगा कि एक एसटीएफ और एक एटीएस, ये वो दो चीज़ें हैं जो कायदे से देखूँ तो काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक ऐसी फोर्स जो सिर्फ एक शख्स के लिए बनाया जाए, ये देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसके ऊपर ये पूरी किताब है। एक गैंगस्टर जिसने सीधे सिस्टम को धमकी दी, जिसने चीफ मिनिस्टर तक को धमकी दी, शिव प्रकाश शुक्ला। तो पांडे जी, एक तो बहुत बहुत पहले मुबारक बहुत आपको इस बुक के लिए, बहुत ही खूबसूरत किताब। बहुत शुक्रिया शम्स भाई, आप सबको, राजकमल प्रकाशन का, अशोक भाई खड़े हुए हैं, सबका शुक्रिया कि मेरे मन की जो भावना थी और जिन्हें मैं शब्दों में उतार पाया उसको आपने तराश के, संभाल के, सुंदर करके किताब की शक्ल में आप ले आए। और उससे भी खूबसूरत बात ये कि शम्स आज इस किताब पे बात करने के लिए राजकमल प्रकाशन के इस प्रांगण में मौजूद हैं, इस पंडाल में मौजूद हैं। शम्स भाई का मैं बहुत पुराना फ़ैन भी रहा हूँ, फॉलोअर भी रहा हूँ। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो हमारे एक मित्र, आपके और हमारे कॉमन मित्र थे, दीपक शर्मा, आज तक में हुआ करते थे। मैं उन दिनों एसटीएफ में था और तमाम ऑपरेशंस के सिलसिले में दिल्ली आता था, तब शम्स भाई से मुलाकात होती थी। धीरे धीरे शम्स भाई से नज़दीकी होती गई और मैं इनका हमेशा कायल रहा। देखिए, हम तो पुलिस में हैं, क्राइम के बारे में जो हमारी जानकारी है हम बता सकते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो काम करता है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जो काम करता है, वो शुरुआत टेलीविज़न में कह लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह लें, जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है वो बेसिकली शम्स ताहिर खान की शुरू की हुई है। बाकी सब लोग, बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सब इनके बाद खड़े होते हैं। जहाँ ये खड़े हुए थे, लाइन दरअसल वहीं से शुरू होती है। और बहुत कुछ, मैं बीच में कई बार इनके प्रोग्राम में गया, इन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किए, मैं जो किस्सा गोई करता हूँ उसमें प्रोग्राम किए। हम दोनों लोगों का टेस्ट एक जैसा है। क्राइम पे ये एक तो फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद अपना जो इनका ओपिनियन है वो ओपिनियन भी शम्स भाई देते हैं, जिसका हमेशा मैं कायल रहा हूँ। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस किताब पे बात करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। मैं तो यहाँ तारीफ करने आपके आया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। आज मैं ये चाहूँगा कि इस किताब के बारे में कहानी के तौर पर आप लोगों के सामने रखूँ, जो सुनने के आप लोग शौकीन भी हैं। एक गैंगस्टर अचानक पूरे सिस्टम के लिए इतना खतरा कि चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, और सिस्टम उसके आगे बेबस। आपके अपने करियर में कभी लगा कि शिव प्रकाश शुक्ला से बड़ा गैंगस्टर आपने देखा हो? कभी लगा? नहीं, न तो पहले कोई इससे बड़ा गैंगस्टर हुआ, न उसके बाद। करीब 25 साल हो गए उसका एनकाउंटर हुए, लेकिन उससे बड़ा या उस तरह का या उसके बराबर का कोई गैंगस्टर अब तक नहीं हुआ, जिसने पूरे सिस्टम को खुलेआम चैलेंज किया, सरकार की नाक के नीचे चैलेंज किया, लखनऊ में चैलेंज किया। विधानसभा चल रही थी और 100 मीटर की दूरी पर AK-47 से एक होटल में घुस के और इतनी फायरिंग की। कहा यह जाता है कि उस फायरिंग की आवाज़ विधानसभा की कार्रवाई के समय सुनाई पड़ी थी और तब के जो डीजी साहब थे, श्री असीम अरुण साहब, वो भाग के वहाँ आए थे। ये बिल्कुल सही है। दरअसल ये 90 के दशक के जो क्रिमिनल्स हैं, 90 के दशक के जो क्राइम था, जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो बिल्कुल अलग था।
आज हम जिस दौर में हैं ये बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। हेलो हेलो, कोशिश करता हूँ। आवाज़ आ रही है? आ रही है? अच्छा नहीं है। अच्छा चलिए। मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था, एक तो पहले कि इतने सारे कैरेक्टर थे आपकी लाइफ में, श्री प्रकाश शुक्ला पे ही आपने शुक्ला पे बुक लिखने की क्यों सोची? कोई खास वजह? बिल्कुल खास वजह है। देखिए, मैंने आपको बताया कि वैसा अपराधी, वैसा क्रिमिनल न पहले हुआ और ना अब है इस समय, ना उसके बाद कोई हुआ। जो चैलेंजेस हम लोगों ने उस समय फेस किए, क्योंकि एक तो 90 का दशक यानी 2000 से पहले का समय, जब सब कुछ मैनुअल था, एफआईआर मैनुअल थी। आज अगर आप एफआईआर की कॉपी देखें, सब एक तरह की हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। जम्मू कश्मीर में भी वही फॉर्मेट है, केरला में भी वही फॉर्मेट है। पहले हाथ से लिखी जाती थी, गवाहान होते थे, गवाह कभी अदालत तक पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंचते थे। और यही वो दौर था जब वो लोग जो दूसरों के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो खुद मैदान में आ गए और फिर एक एक करके सब विधानसभाओं और लोकसभा में पहुंच गए। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। आप किसी बड़े नोटोरियस क्रिमिनल जो राजनीति में आ गया हो, अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखेंगे तो 90s का ही उसका सब क्रिमिनल बैकग्राउंड निकलेगा। तो उस सिस्टम, उस आदमी से सिस्टम जब लड़ रहा था, हम लोगों को लगाया गया और वीरप्पन हम लोगों के बाद, यानी अकेला वाहिद शख्स श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक यूनिट खोली गई जिसका नाम था एसटीएफ। बाद में वीरप्पन के लिए भी एक एसटीएफ बनी थी, लेकिन उसके पहले कभी कोई इतिहास में ऐसी बात नहीं आई है कि किसी एक क्रिमिनल के लिए एक यूनिट बनी हो। शायद यही कारण है कि मैंने सबसे पहले उसी पे लिखने की सोची और वही इसी पर रोकूंगा कि उसके लिए बनी, एक शख्स के लिए, एक गैंगस्टर के लिए एसटीएफ बनी। आपकी बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया लिखा हुआ है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ एक एसटीएफ बनाओ, एक शख्स के लिए, पुलिस फोर्स में से चुनकर उसको मारने के लिए। लेकिन ना हथियार है पुलिस के पास, ना दफ्तर के लिए जगह है, और एक पुराने एक्स पुलिस अफसर के घर की सफाई करके आप लोग उसमें अपना दफ्तर बनाते हैं। तो एक तरफ इस किताब के जरिए ये भी पता चलता है कि आप लोग पुलिस फोर्स में होते हुए भी वो सारी चीजें इजीली आपको नहीं मिलती जो एक गैंगस्टर या क्रिमिनल आसानी से हासिल कर लेता है। शम्स भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुछ वो हासिल करता है या उसने हासिल कर लिया पहले, वो हम लोग तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारे पास दफ्तर नहीं था। हम तीन आदमियों ने शुरू किया था। श्री अरुण कुमार साहब जो एस डीजी आरपीएफ रिटायर हुए, सत्येंद्र सिंह साहब और मैं, ये तीन ही पोस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान थे। उनको किसी ने ये कम्युनिकेट किया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनके मारने की सुपारी ले ली है। जैसा अजय राज शर्मा साहब जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में ये लिखा है कि मुझे बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर ने अकेले मुझसे बात की, परेशान थे, कमरे में टहल रहे थे। मैंने पूछा परेशानी की वजह, तो उन्होंने ये वजह बताई और फिर ये कहा कि उस आदमी के लिए आपको जो चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। तब पहली बार यूपी पुलिस में महिंद्रा जीप के अलावा उस समय नई नई टाटा सूमो चली थी। 10 टाटा सूमो अजय राज शर्मा साहब के मांगने पर तुरंत मिल गई। ऑफिस नहीं मिला था। एक पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसर का जो कब्जा किया हुआ मकान था, उसको खाली करके हम लोगों ने कराया। असलहे हमारे पास नहीं थे। उस ज़माने में उन लोगों के पास AK-47 थी, हमारे पास नहीं थी, PSC से मांगी गई। तो संसाधन की कमी थी, चैलेंज बहुत बड़ा था। एक चीफ मिनिस्टर जो ये कहता है कि मेरे मारने की सुपारी ले ली गई हो, तो उसमें यही जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि एक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे उस वक्त, कल्याण सिंह को जो श्री प्रकाश शुक्ला उसने सच में धमकी दी थी मारने के लिए, वो कहानी क्या थी? देखिए, अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में इसका जिक्र किया है, क्योंकि हमसे तो बात हुई नहीं थी, हम बात भी नहीं कर सकते थे चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल्याण सिंह साहब ने उनको बुलाया था और उनसे ये शेयर किया। कुछ दिन पहले ही वो लखनऊ से ट्रांसफ़र हुए थे सीतापुर। उनसे कहा कि आप कल आके ज्वाइन करिए, आपको जो ऑफिसर चाहिए ले लीजिए, आपको जो पैराफर्नेलिया चाहिए वो ले लीजिए, क्योंकि
मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि उसने मेरे मारने की सुपारी ली है। उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड हुआ था और ये कयास हम लोग लगाते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के जो चाहने वाले थे, जो उनके सपोर्टर थे, वो मुखालिफ थे कल्याण सिंह साहब के, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने किसी ने संपर्क किया होगा और ये बात चीफ मिनिस्टर है, उसे पता तो लगेगी ही, पूरा इंटेलिजेंस महात्मा उनके पास है, सब कुछ है। तो ऐसा लगता है कि ये सूचना उनके पास आई होगी और बाइटिंग द बुलेट में बहुत स्पष्ट लिखा है अजय राज शर्मा साहब ने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे ये सूचना है कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है। मुख्यमंत्री के अलावा उस वक्त एक बहुत ताकतवर मंत्री थे बीजेपी के यूपी में, शायद टंडन साहब, लालजी टंडन। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको भी धमकी दी और धमकी न सिर्फ दी बल्कि उस डर से वो अस्पताल में जाके एडमिट हो गए। ये आपकी किताब में लिखा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात थी। यही नहीं, मैंने और लिखा है, उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूपी के थे नूर मोहम्मद साहब, उनको धमकाया। उस समय के हमारे डीजी केएल गुप्ता थे, उनको धमकाया। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नए नए चले थे और उसको मोबाइल फ़ोन पे जैसे ना बहुत मज़ा आता था, 15-20 सिम कार्ड रख के और अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग आदमी को धमकाना, बताना, अपना काम कराना। लालजी टंडन साहब को उसने किसी के ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन किया था, लेकिन कई दिनों से वो लाइन पे नहीं आ रहे थे। तो ये कह के कि मैं फ़लाँ ज़िले का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, उनको लाइन पे लिया और फिर ये कहा कि तुमने देख लिया है ना, वीरेंद्र शाही से बड़े बदमाश नहीं हो। मैं दौड़ा दौड़ा के वीरेंद्र शाही को सैकड़ों गोलियां मैंने मारी हैं, अपने दिन गिनो, इस तरह के कुछ वर्डिंग का इस्तेमाल किया था। और वो बेचारे मारे डर के फिर केजीएमसी में एडमिट हुए, 4 महीने तक बिना बीमारी के प्राइवेट वार्ड में रहे और उनके चारों तरफ सिक्योरिटी लगाई गई। तो ये बात सही है और ये ज़माने पहले मैंने किस्सा गोई में बताया था। अब तक तो किसी ने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, ना किसी ने चैलेंज किया। जब मैंने लिखा था उस समय टंडन साहब जिंदा थे। पहली बार शायद किसी गैंगस्टर ने इस देश में AK-47 का इस्तेमाल किया था, वो श्री प्रकाश शुक्ला था। जब श्री प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 आया तो क्या यूपी पुलिस के पास इस तरह का कोई हथियार था काउंटर करने के लिए? देखिए, यूपी पुलिस के पास उस समय ग्लॉक की पिस्टल नहीं थी। बिहार पुलिस के पास थी, लेकिन यूपी पुलिस के पास नहीं थी। यूपी पुलिस में प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबलरी जो है, PAC, उनको चूँकि इसके पहले वहाँ पे टेररिज्म था पंजाब में, और हमारे यहाँ घाटी में जो हिमालय के फुटहिल्स के जो इलाके हैं, जिसमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, इसमें बड़ा तेज़ी से टेररिज्म फैल रहा था। तो उनको काउंटर करने के लिए उस ज़माने में PAC को AK-47 दी गई थी। और फिर हम लोगों ने कहा साहब इन हथियारों से तो हम नहीं लड़ पाएंगे उससे, तो PAC से लेके हम लोगों को कुछ AK-47 दी गई थी हमारे कमांडोज़ को, कि ताकि हम कमज़ोर न महसूस करें कि सामने वाले के फायर पावर बहुत है, हमारी फायर पावर कम है और इस वजह से हम मात खा रहे हैं। और यही वजह थी कि बाद में हमारे यूपी पुलिस को ग्लॉक पिस्टल भी मिली। 303 की जो राइफ़लें पुरानी वाली हैं वो सब क्लोज़ कर ली गई, उनको नई राइफ़लें इंसास दी गई। आज की तारीख में सिपाहियों के पास इंसास राइफ़लें, लेकिन उस समय 90 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था। कोई सर्विलांस का इक्विपमेंट नहीं था, फायर आर्म अच्छे नहीं थे, हमारे पास गाड़ियाँ अच्छी नहीं थी, बस जज्बा था। 2-4-6 जो अधिकारी कर्मचारी थे, जज्बा था कि कुछ भी हो हमें इसे हर हाल में न्यूट्रलाइज करना है। आपने अभी वीरेंद्र शाही का जिक्र किया, लखनऊ में गोली मारी गई थी, और कहते हैं कि आपकी किताब में ये जिक्र है कि जब खबर मिली और जब स्पॉट पर पहुंची पुलिस, शायद आप भी थे, तो जो गोलियां चली थी उसके खोखे गिनने में ही काफ़ी वक्त लगा था कि इतने कितने खोखे थे जो आपको वक्त लगा आप लोगों को गिनने। देखिए, आप गोलियों का अंदाज तो इससे लगा सकते हैं कि पोस्टमार्टम में 110 एंट्री और एग्जिट थी, 110 एंट्री और एग्जिट। और स्प्रिंगडेल स्कूल था, उसका 30 मार्च का दिन था, शायद 30 या 31 मार्च, बच्चों का रिजल्ट डे था। तो जितने बच्चे थे उतने पेरेंट्स भी थे। दिन का 11 बज रहा था
इंदिरा नगर थोड़ा पॉश इलाका है और बीच सड़क पर पैरों से उलट के पलट के 2 कदम निकल गया, फिर कहा ये आंखों से घूरता बहुत था, 5 गोलियां आई साथ में, 5 गोलियां आई साथ में। फिर सीने पे मारा, उसने कहा नहीं बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ मारा है तुमने, बाईं तरफ मारो, दिल बाईं तरफ होता है। फिर एक मैगजीन लूट की, 5 इधर मारी 5 उधर मारी। तो अच्छा, पक्की फर्श नीचे सड़क की, और जब जब वो एग्जैक्ट होती थी तो वो दूर जाती थी। तो उस समय पोस्टमार्टम के पहले हम लोग ये अंदाज लगाना चाहते थे कि कितनी गोलियां चली होंगी, और आप यकीन करिए 35-40 मिनट तक खोखे इकट्ठा किए गए सिर्फ ये जानने के लिए कि कितनी गोलियां और किन किन असलहों से चली थी, और बाकी फिर पोस्टमार्टम में सब बातें साफ हो गई। तो जब इस तरह की लाश आपने देखी, 5-5 गोलियां 2 आंखों में मारी गई हैं, 30-40 मिनट आप खोखे समेट रहे हैं, तो उससे उस शख्स का भी अंदाजा हो गया कि वो कितना बेरहम होगा और उसके पास हथियार कैसे होंगे। अब उसी शिव प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए एक टीम बनाई जाती है, 8-10 लोग टीम में होते हैं। आपने बताया आपके पास हथियार भी नहीं है, पहले तो दफ्तर के लिए जगह भी नहीं थी, गाड़ियों की अलग दिक्कत, और उन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिसे आपको मारना है उस शिव प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर ही नहीं थी पुलिस के पास। तो फिर शिव प्रकाश शुक्ला को पहचाना कैसे जाए, मारना तो दूर की बात, उसमें कितनी मुश्किल है। देखिए ऐसा है, सामने वाला कमज़ोर नहीं होता, सामने वाले को आप ये मान के चलिए कि वो आपसे भी 20 है। तो उसको इस बात का इल्म था कि पुलिस कैसे हम तक पहुंचेगी। पहली बात है कि उसके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए पुलिस की। गोरखपुर में लोकल पुलिस ने अपने स्तर से कोशिश की कि इसकी कोई फोटोग्राफ मिल जाए, इस तक खबर पहुंच गई। वहाँ का जो मेन मार्केट है, गोल मार्केट कहते हैं, या गोल कोई गोरखपुर का हो तो बताएगा, गोल मार्केट कहते हैं। वहाँ पर शाम को एक फोटोग्राफर को उसकी दुकान से खींच के बीच सड़क पे मार दिया। शिव प्रकाश नहीं मारा, और उसने कहा कि अगर किसी ने फोटोग्राफ मेरी दी तो उसका यही हश्र करूँगा जो इसका हुआ है। दीपक शायद उसका नाम था। उसके बाद पुलिस ने लाख जतन किए लेकिन उसकी फोटोग्राफ नहीं मिली। जिस किसी के यहाँ जाएं, जैसे हमें ये पता है कि फलां के यहाँ ये शादी में गया था, आप जानते हैं पहले वो बड़े बड़े कैमरे से रिकॉर्ड होता था, कैसेट होते थे उसके, और कैसेट से स्टिल फोटोग्राफ निकाली जाती थी। तो पुलिस ने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई फोटोग्राफर जब पता लगे कि साहब ये फलां की बर्थडे में गया था, फलां के तिलक में गया था, फलां की शादी में गया था, वो साफ मना कर देते, साहब डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, मेरे पास नहीं है। और इधर अखबार वालों ने लिखना शुरू किया कि साहब एक फ़ौज खड़ी कर दी गई, ये सफ़ेद हाथी हैं, इनके पास अब तक उसकी तस्वीर नहीं मिली, मारेंगे क्या खाक। आप जानते हैं प्रेस स्वतंत्र है, कुछ भी लिखने के लिए आप उसे मना नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें चुभती बहुत थी, क्योंकि जो लोग उसमें थे सब अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए लोग। अरुण कुमार साहब का क्या जलवा था उस समय, सत्येंद्र सिंह साहब का जलवा था, और भी लोग थे। तो जब हम लोग सुबह मीटिंग में 11-12 बजे बैठते थे तो यही डिस्कस होता था कि यार ये इतना बड़ा कलंक है हम लोगों पे, जब तक फोटोग्राफ नहीं मिलेगी वास्तव में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। फिर कोशिश करनी शुरू हुई, और अचानक एक दिन शिव प्रकाश के बहनोई के यहाँ उसके आने की खबर हुई। हम लोग पहुँच गए, सब चारों तरफ से मकान को घेरा, लोकल पुलिस को ले लिया, बहनोई मिल गए, पूछा गया आया था, उनका नहीं साहब आया नहीं था, बहुत दिन हो गया नहीं आया। बहुत पूछा गया। इसी बीच में उनकी एक छोटी बच्ची थी, उम्र उस समय रही होगी 15-16 साल, 15-16 साल रही होगी। तो मैं उसके पास चला गया, बाकी सब अधिकारी हमारे उन दोनों बहन बहनोई से बातचीत कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि बेटा मामा आए थे क्या? बोले नहीं अभी तो नहीं आए थे, पापा सही कह रहे हैं अभी नहीं आए थे, 6 महीने पहले मेरी बर्थडे में आए थे। फिर उसने कहा, हमने कहा बेटा उनकी कोई फ़ोटो? बोले हाँ अंकल फ़ोटो है, और उसने अपनी कॉपी में से निकाल के 3-4 फोटोग्राफ दी। हमने पूछा कौन से हैं? बोले ये वाले मामा हैं। तो जो हम लोगों को हुलिया बताया गया था ऑलमोस्ट वही था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, सब लोग आ गए, मैंने कहा फ़ोटो मिल गई। पीछे पीछे उस बच्ची के माता पिता भी आ गए।
पैरों में गिर गए, साहब वो कल मार देगा। अरुण कुमार साहब ने कहा कि देखो वो तुम्हारा बहन और बहनोई है, वो तुमको कैसे मार देंगे और क्यों मार देंगे? बोले साहब उसके लिए कोई बहन बहनोई नहीं, वो मार देगा। तो खैर फ़ोटो लेके हम लोग चले आए। ऑफिस में अरुण कुमार साहब ने कहा कि राजेश इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटो छपी नहीं कि तुरंत पता लग जाएगा कहाँ से मिली, और उसका कोई भरोसा नहीं वो कब किसको मार दे, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो तय हुआ कि कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो इसको कि ये पता न लगे कि ये उस बर्थडे की फ़ोटो है। तो मैं उसे लेके गया। ऑफिस हमारा हजरतगंज में था। आज की तारीख में जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसी के कॉर्नर पर एक वो थी, पोस्ट कार्ड की दीवारों में पोस्ट कार्ड लगाते थे, बॉलीवुड के लोगों की पोस्ट कार्ड थी। तमाम लोगों की फ़ोटो देखी और कोशिश की कि इससे कहीं मैच करे, तो सुनील शेट्टी की गर्दन उससे मैच कर गई, जहां हमको काट के फिट करना था। बगल में ही अमर फैक्स के पास एक कलर्ड फोटोकॉपी की दुकान थी। मैं उसके पास गया कि भाई इसकी गर्दन उसमें फिक्स करके फ़ोटो निकाल दो, और आप यकीन करिए आज तक वही फ़ोटो है, दूसरी कोई फ़ोटो है नहीं। तो उन्होंने निकाली। वो अमर फैक्स वाले बंटी भाई साहब हमारे मित्र थे। मैंने जानबूझ के उन्हें नहीं बताया कि श्री प्रकाश की फ़ोटो है। उनसे पासपोर्ट साइज़ की 40-50 फ़ोटोग्राफ निकाली गई। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरुण कुमार साहब ने, सारे प्रेस को वो फ़ोटोग्राफ बांटी, और सारे अखबारों में और टीवी में वो चली कि श्री प्रकाश की फ़ोटो मिल गई है। जब वो फ़ोटो मिल गई तो बेचारा सुबह 7 बजे बंटी दौड़ा दौड़ा मेरे घर आया, भाई साहब ये क्या करा दिया आपने, उसको पता ज़रूर लग जाएगा। मैंने कहा कोई माई का लाल नहीं बता सकता अगर तुम न बताओ। और आप यकीन करिए मरते समय तक वो यही पता करता रहा कि फ़ोटो मिली कहाँ थी, लेकिन न तो उसको ये पता लगा कि भांजी की बर्थडे में मिली थी, और न ये पता लगा कि ये सुपर इम्पोज की गई है सुनील शेट्टी के फोटोग्राफ में। तब जान में जान आई, सांस में सांस आई। जो आर.के. सिंह हमारा सब इंस्पेक्टर मारा गया था, उस समय उसकी जेब में भी श्री प्रकाश शुक्ला की फ़ोटोग्राफ थी, जो बाद में जिसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। और जब अखबारों में ये बात निकली तो श्री प्रकाश ये कहता फिरता था कि जो भी जेब में फ़ोटो रखेगा हम उसे मार देंगे। इस तरह की बात भी आई। फोटो तो आपको मिल गई थी, अब बड़ा मुश्किल ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला कैसे मिलेगा। श्री प्रकाश शुक्ला जब अपने खौफ के उरूज पर था, दो चीज़ें शायद हुई थी, आपके बुक में मेंशन। 90s में एक ईवीएम आया जिसने इलेक्शन बदल दिया, और 90s में मोबाइल फ़ोन आया जिसने लोगों की आज़ादी छीन ली। कब कौन कहाँ पे है मोबाइल के लोकेशन से पता चल जाता। तो क्या मोबाइल का आना श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे की सही मानों में वजह बनी? बिल्कुल भाई, ये आपका कहना सही है। अगर उस समय मोबाइल ना आया होता तो हम लोगों को शायद और वक्त लगता। जितने वक्त में हमने निपटा दिया और वक्त लगता। देखिए मोबाइल तो आया था, लेकिन कुछ कन्वर्सेशन हम लोगों के पास उस समय टेप हुई। लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारा मोबाइल टेप हो रहा है, तो उसने कहा साले ये मोबाइल है मेरा, इसमें तार कहीं नहीं है, बिना तार के ये लोग उसे पकड़ नहीं सकते हैं। तो सालों ये कन्फ्यूज़न रहा कि ये टेप नहीं हो सकता है। और उस समय तो CDR पढ़ने वाले भी नहीं थे। उषा और SR 2 कंपनियां थी बस यूपी में। SR 98390 से शुरू होता था, उषा 98380 से। उसके पास दोनों के सिम थे। मुश्किल ये थी कि CDR कैसे निकाली जाए, कौन सा इनकमिंग है कौन सा आउटगोइंग है। नेट का इस्तेमाल होता नहीं था, मैसेज क्या भेजा गया क्या रिसीव किया गया कुछ भी नहीं था। उसी बीच हमारे एक क्लासमेट थे राजेंद्र सिंह, वो उषा फ़ोन में CEO होके आए। मैं CEO से मिलने गया तो वहाँ कुर्सी पे राजेंद्र सिंह मिले, कुछ पहचाने से लगे, पहचाना उन्होंने भी। हम लोग साथ साथ क्लास 1 से क्लास 5 तक एक साथ पढ़े थे इलाहाबाद में। वो KD सिंह बाबू के सगे भांजे थे, तो मेरे घर के सामने रहते थे। तो उनसे पूछा हमने, कहा भाई ये प्रॉब्लम है, हमको इस तरह CDR चाहिए, हमें लोकेशन चाहिए और वो चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो सही बात तो ये मुझे भी नहीं पता, मुझे टेक्निकल लोगों से इसकी जानकारी करनी होगी, इसे निकालना होगा, कैसे पढ़ा जाएगा ये सब। मैं था, मेरे साथ रजनीकांत मिश्रा साहब मेरे SSP थे। जब हम लोग यूपी पुलिस के लिए पहली CDR लेके आए थे, तो खैर राजेंद्र सिंह ने, मिस्टर सरकार थे उनके इंजीनियर, उनको बुलवाया।
राजेंद्र सिंह ने निकाल के दिया कि साहब ये इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग होता है, ये टाइम होता है, ये उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है जिससे आप लोकेशन देखते हैं। सब टेक्निकल चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कहीं नहीं था उस समय जो एनालाइज किया जाए। तो सुबह शाम वो हार्ड कॉपी में मोटे मोटे मोबाइल फ़ोन के वो CDR दे दिया करते थे। और हमारे यहाँ 2 सिपाही थोड़ा एनर्जेटिक थे, उनको टिक करने के लिए दिया जाता था किस फ़ोन नंबर से कितनी बार कॉल हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे उसमें घुस गए, फिर सुनना शुरू किया। और दिल्ली में ये फैसिलिटी आ चुकी थी ओवर हियर करने की। PP सिंह, बेचारे स्वर्गीय PP सिंह, वो क्राइम ब्रांच में थे उस समय और सत्येंद्र वीर सिंह साहब के जानने वाले थे। उनसे कह के एक नंबर हम लोगों ने उसका लगवाया, ओवर हियर करना शुरू किया, फिर तो खेल ख़त्म हो गया। अगर मोबाइल ना होता बहुत मुश्किल होता काम, लेकिन टाइम बहुत लगता। मोबाइल के साथ साथ अगर शिव प्रकाश शुक्ला की गर्लफ्रेंड ना होती तो भी मुश्किल होता। बहुत, देखिए, रेगुलर बात करना वो बात करता नहीं था, उसके चंगू मंगू बात कर लेते थे कभी कभी। एक इसमें वर्ड मैंने बताया वो बहुत इस्तेमाल करता, कुंडली निकालना। जैसे शम्स भाई या हमको उसे टारगेट करना है तो अपने 2 ऐसे लोगों को जिनके पास मोटरसाइकिल है, पेपर्स हैं, सब, कोई असलहा नहीं है, उनको 5,000 रुपये किसी से दिलवा दिए कि ज़रा इनकी फलां की राजेश पांडे की कुंडली निकाल लो। तो वो सुबह 6 बजे घर के बाहर कहीं मार्केट में आ जाएगा, फिर हम जहाँ जहाँ निकलेंगे वहाँ पीछे पीछे जाएगा। शाम को मुझे घर छोड़ के तब वो टेलीफोन से उनको कुंडली बताएगा, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इनसे मिले थे, उनसे मिले थे। तो ये उसका शगल था कि वो ऐसा करता था, लेकिन रेगुलर किसी से बात नहीं करता था। रेगुलर बात हम लोगों को पकड़ में आई जब गोरखपुर का एक नंबर उस समय के जो DIG थे उन्होंने लगवाया कि दिन में 2 बार बात जरूर करता है। फिर वो नंबर लगाया गया और मैं उस लड़की को क्या कहूँ, नाम मैंने भी नहीं लिखा है, मैं बताऊँगा भी नहीं। और उसके फादर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे वहाँ पर गोरखपुर में, पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन बस इश्क तो इश्क। और वो इस कदर बातें करती थी, जब उसकी बातें आती थी सब लोग ओवर हियर करने की कोशिश करते थे। मैं भी सुनता था, अरुण कुमार साहब भी सुनते थे, सत्येंद्र वीर भी सुनते थे। वो आधे घंटे उससे बात करता था और फाइनली वही कॉल मिली जिससे हम उस तक पहुंच पाए। तो क्या वो उस लड़की से शादी करना चाहता था? बातचीत किस तरह की होती? ऐसा है, उस लड़की का पागलपन था, ऐसा मुझे लगता है। नवरात्रि शुरू होने वाली थी, क्या बोलूं, नवरात्रि शुरू होने वाली थी और उसने ये कहा कि मम्मी पापा नवरात्रि में फला मंदिर में जाते हैं, जब वो चले जाएंगे तो मैंने अपने अटैची तैयार कर ली है, मैं वहाँ से निकलूँगी। इसने ये बताया था कि मैं देहरादून में हूँ, जबकि ये दिल्ली में था, और मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पे आके तुमको फ़ोन करूँगी, तुम मुझे आके ले जाना। फिर ये टालने लगा, नहीं नहीं मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, और अभी बिल्कुल मत आओ, मैं बताऊँगा, ये सही टाइम नहीं है। फिर वो जिद करने लगी, नहीं मैं तो आ जाऊँगी, मम्मी पापा इतने बजे पूजा के लिए निकलेंगे, 2 घंटे में पूजा करके लौटेंगे, इस बीच में फला बस अड्डे पहुँच जाऊँगी, वहाँ से रेलवे स्टेशन और ट्रेन से फला ट्रेन आती, मैं सीधे देहरादून पहुँच जाऊँगी। और बहुत ही इंटीमेट बातें वो भी करता था। और मैंने इसको, इस लड़की के अलावा शिव प्रकाश कभी सेंटिमेंटल नहीं हुआ, गाली से बात की, धमका के बात की। सेंटिमेंटल सिर्फ इस लड़की से हुआ और ये लड़की शायद उसकी मौत की वजह बनी। आखिरी सवाल आपसे, शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कैसे हुआ? शम्स भाई आप बता, आप वैसे मैं चाहता हूँ कि हाँ, ये आप सवाल का जवाब दें, लोग किताब पढ़ें, इसका किताब पढ़ें। मैं जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये चाहूँगा कि सच में ये किताब पढ़नी चाहिए, इसलिए कि एक गैंगस्टर की दिलचस्प कहानी और कैसे उसका एनकाउंटर होता है। और मैं इसलिए ये सवाल लास्ट में लाया कि अगर मैं पहले ही बता दूं कि एनकाउंटर कैसे हुआ तो किताब का मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये किताब और राजकमल प्रकाशन जो अपना इन्होंने छापी है, और वर्चस्व, गैंगस्टर इंडिया का इससे ख़तरनाक शायद कोई नहीं था। और बहुत बहुत बधाई राजेश पांडे जी आपको, इस किताब को लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।